हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग जो पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उस लेक्चर में हम लोग जितने टॉपिक तक कवर कर लिए थे उसके आगे के टॉपिक को हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो कल कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? तो चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज उसके आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, अब देखिए जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इस फ्लूइड में जो हमारे फ्लूइड में दो तरह के सब्सटेंस आते हैं। फ्लूइड में दो तरह के सब्सटेंस आते हैं। एक क्या आता है? एक आता है लिक्विड और दूसरा आता है गैस। एक आता है लिक्विड और एक आता है गैस। मीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड का मतलब होता है वो फ्लूइड में दो तरह के सब्सटेंस आते हैं, एक लिक्विड आता है, गैस आता है। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग लिक्विड में किसका स्टडी करेंगे? वाटर का स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे? वाटर का स्टडी करेंगे। यानी एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग लिक्विड में किसकी स्टडी करेंगे? वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे एज ए सिविल इंजीनियर? हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? वाटर के बारे में। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो होता है एक दूसरा नाम और होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक दूसरा नाम और होता है, इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोलिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोलिक्स है। और इस हाइड्रोलिक्स में जो हाइड्रा का मतलब होता है वो क्या होता है? वाटर होता है, यानी पानी होता है। तो ये हाइड्रा का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्या किया? फ्लूइड में दो तरह के सब्सटेंस आते हैं, लिक्विड आता है, गैस आता है। और लिक्विड में हम एज ए सिविल इंजीनियर किसकी बात करेंगे? तो वाटर की बात करेंगे। तो सिविल इंजीनियर क्या करेंगे? इसमें वाटर के बारे में स्टडी करेंगे और गैस के बारे में स्टडी हम लोग नहीं करते, वो मैकेनिकल वाले करते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोलिक्स है। और हाइड्रा का जो मतलब होता है क्या होता है? वाटर। ठीक है, अब देखिए, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग इसके अंतर्गत क्या करते हैं? फ्लूइड का उनके स्टैटिक्स और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? जो फ्लूइड के बिहेवियर का उनके विरामावस्था में और उनके गति अवस्था में के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम फ्लूइड के स्टैटिक्स और डायनामिक्स मोशन के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। देखिए, पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्या क्या होता है? एक होता है आपका गैस मैकेनिक्स, गैस मैकेनिक्स और एक होता है हाइड्रोमैकेनिक्स। ठीक है, तो आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है गैस मैकेनिक्स और एक होता है हाइड्रोमैकेनिक्स। अब ये जो गैस मैकेनिक्स है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है एरोस्टैटिक्स, एरोस्टैटिक्स और एक होता है एरोडायनामिक्स। ठीक है, एक क्या है? एक एरोस्टैटिक्स है और एक एरोडायनामिक्स है। और जो आपका हाइड्रोमैकेनिक्स है ये आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्या क्या होता है? एक आपका होता है हाइड्रोस्टैटिक्स,
हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा आपका होता है हाइड्रोडायनामिक्स, और तीसरा जो होता है वो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स होता है। हाइड्रोकाइनेमिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका गैस मैकेनिक्स और एक है आपका हाइड्रो मैकेनिक्स। अब गैस मैकेनिक्स जो होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्या होता है एरोस्टैटिक्स और एरोडायनामिक्स, ठीक है। और हाइड्रो जो मैकेनिक्स है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, क्या क्या, एक है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स और हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, ठीक है। अब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको बता चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या करते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम फ्लूइड का स्टैटिक्स और डायनामिक मोशन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आता है फ्लूइड मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड, अब एक है गैस मैकेनिक्स। तो गैस मैकेनिक्स में क्या करते हैं हम, गैस का स्टैटिक्स और डायनामिक मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे गैस, उसे हम लोग बोलेंगे गैस। और हाइड्रो मैकेनिक्स में क्या करते हैं, इसमें हम फ्लूइड का क्या करेंगे, फ्लूइड का तीनों स्टेट में स्टैटिक्स, डायनामिक्स और काइनेमेटिक मोशन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रो मैकेनिक्स, ठीक है। अब हमारा जो गैस मैकेनिक्स है ये दो पार्ट में डिवाइड है, जो गैस मैकेनिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है, इसमें एरोस्टैटिक्स और एरोडायनामिक्स। एरोस्टैटिक्स में क्या होता है, इसमें वायु का जब हम इसमें विरामावस्था में जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एरोस्टैटिक्स। एयर का जब हम लोग विरामावस्था में या स्टैटिक्स में जब हम क्या करेंगे, एयर का स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरोस्टैटिक्स। और जब हम एयर का, ठीक है, जब गति अवस्था में हम क्या करेंगे, उसका स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं एरोडायनामिक्स, ठीक है। वैसे ही आप हाइड्रो मैकेनिक्स में क्या करेंगे, हाइड्रो मैकेनिक्स हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तीन पार्ट में। तो इसमें हमारा पहला क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसके अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत जो होता है द्रव का जो व्यवहार होता है वो विरामावस्था में स्टडी किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत हम फ्लूइड का स्टैटिक बिहेवियर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। इसलिए अगर इसको डिफिनीशन इसका लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत द्रव का व्यवहार, इसके अंतर्गत द्रव का व्यवहार विरामावस्था में किया जाता है। अगर आपको हाइड्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन लिखना हो तो आप लिखेंगे इसके अंतर्गत द्रव का व्यवहार मतलब फ्लूइड का बिहेवियर विरामावस्था में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया। वही आपका जब हाइड्रोडायनामिक्स होगा तो इसमें क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इसमें द्रव का व्यवहार मतलब इसमें फ्लूइड का जो बिहेवियर है वो क्या है, डायनामिक्स मोशन में स्टडी किया जाता है, यानी गति अवस्था में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफिनीशन में ये बताएंगे कि इसके अंतर्गत केवल द्रव की गति अवस्था का अध्ययन किया जाए, ठीक है। इसके अंतर्गत द्रव के केवल गति अवस्था का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन उस गति अवस्था में जो भी फोर्स लगते हैं, जो भी बल लगते हैं, उस बल का स्टडी नहीं किया जाएगा, उस बल का स्टडी नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोडायनामिक्स में हमने हाइड्रोडायनामिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं, द्रव का व्यवहार के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसमें डायनामिक मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है। लेकिन उस मोशन को क्रिएट करने के लिए जो भी फोर्स लगते हैं उस फोर्स के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे। अब आते हैं इसमें हाइड्रोकाइनेमिक्स, ठीक है। तो हाइड्रोकाइनेमिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं, इसके अंतर्गत द्रव पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बल, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत फ्लूइड पे लगने वाले डिफरेंट टाइप के फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, जब उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसे कहेंगे हम क्या, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। तो डिफिनीशन अगर इसका लिखना हो तो आप लिखेंगे हाइड्रोकाइनेमेटिक्स का कि इसके अंतर्गत हम द्रव पर लगने वाले विभिन्न बलों, द्रव की गति, त्वरण के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत द्रव पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों, द्रव की गति और त्वरण के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक था वो क्या हो गया,
खत्म हो गया, ठीक है। और इस तरह से जो आपका चैप्टर है वो भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो जो आप पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इंट्रोडक्शन का जो हमारा चैप्टर है वो आज क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग एक बार क्या करते हैं और स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग और देख लेते हैं, एक बार हम लोग और देख लेते हैं इसको, ठीक है। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में क्या बताया, तो मैंने आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में ये बताया है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं, फ्लूइड के बिहेवियर का विरामावस्था में और गति अवस्था के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी स्टैटिक्स और डायनामिक्स मोशन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे किसका, फ्लूइड का, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये बताया है कि फ्लूइड जो मैकेनिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, गैस मैकेनिक्स होता है और दूसरा हाइड्रोमैकेनिक्स होता है। गैस मैकेनिक्स में क्या करते हैं, इसमें गैस के बारे में हम क्या करते हैं, गैस और एयर के बारे में हम क्या करते हैं, उसके स्टैटिक्स और डायनामिक्स मोशन के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे गैस मैकेनिक्स। गैस मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एरोस्टैटिक्स, एक होता है एरोडायनामिक्स। तो एरोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हवा का विरामावस्था में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एरोस्टैटिक्स। और एरोडायनामिक्स में क्या करेंगे, जब इसमें हवा का यानी एयर का जब गति अवस्था में हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एरोडायनामिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हाइड्रोमैकेनिक्स पे। तो हाइड्रोमैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वाटर का जब हम लोग विरामावस्था में, ठीक है, गति अवस्था में और इस पे लगने वाले बल के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोमैकेनिक्स, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोमैकेनिक्स, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब हाइड्रोमैकेनिक्स जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स, एक होता है हाइड्रोडायनामिक्स और एक होता है हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम फ्लूइड का विरामावस्था के बारे में जब स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। विरामावस्था मतलब स्टैटिक्स, यानी क्या है, फ्लूइड मोशन में नहीं है, बिल्कुल एक जगह क्या है, रुका हुआ है। तो जब हम फ्लूइड का विरामावस्था के बारे में जब स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। जब हम फ्लूइड का गति अवस्था में, ठीक है, स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। लेकिन इस गति अवस्था में जो भी फोर्स, जो भी बल लग रहे होंगे उसका स्टडी हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ उसके गति अवस्था, मोशन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। और हाइड्रोडायनामिक्स में क्या होता है, इसके अंतर्गत फ्लूइड पर लगने वाले बल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। और इसी तरह से जो आपका जो आज का जो चैप्टर था जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे इंट्रोडक्शन, वो भी चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड चैप्टर। जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड यानी जो दूसरा चैप्टर पढ़ना है हमको, फ्लूइड के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 का नाम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है
उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आपका टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इसमें का जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी आपका है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा है डेंसिटी। दूसरा है डेंसिटी। तीसरा है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट। चौथा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, चौथा आपका क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो अभी हमने कहा कि देख लेते। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डेंसिटी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक वेट। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। और छठवीं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी था। तो पहली प्रॉपर्टी थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डेंसिटी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक वेट। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है। छठवीं प्रॉपर्टी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। सातवीं क्या है? प्रेशर। आठवां क्या है? सरफेस टेंशन। नौवां क्या है? कैपिलरी एक्शन। और 10वां क्या है? कोहेजन एंड एडेशन। तो
टोटल जो 10 प्रॉपर्टी है, इन्हीं 10 प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हमारा ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ब्रीफ, ठीक है, इसके एक एक प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्रॉपर्टी क्या है, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए, चूंकि हम लोग स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, फ्लूइड के बारे में कर रहे हैं, तो जो भी ये जो प्रॉपर्टी है जो अप्लाई होगा वो सारा फ्लूइड पे होगा। ठीक है, तो पहला जो टेम्परेचर वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब जो पहला जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है ये दो पे होता है। ठीक है, पहला होगा गैस पे, ठीक है, और दूसरा होगा फ्लूइड पे। फ्लूइड कह सकते हैं या लिक्विड कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गैस में क्या होता है, ठीक है, जब गैस में आप तापमान बढ़ाएंगे, जब गैस, देखिए किसका बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, किससे, गैस पे और फ्लूइड पे। ठीक है, तो जब हम गैस पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। गैस का वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने के साथ साथ इनका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है, किसके, गैस पे। तो जब हम क्या करेंगे, गैस पे टेम्परेचर देंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा और इनका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, इनका विस्तार होगा। ठीक है, जस्ट विपरीत फ्लूइड। फ्लूइड में क्या होता है, जब फ्लूइड पे टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो फ्लूइड क्या करेगा, बहुत इसमें कम एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, बहुत कम एक्सपेंशन होगा। अब दूसरी बात करते हैं प्रेशर का। दूसरी बात, टेम्परेचर का दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो आपने जान लिया कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस का आयतन बढ़ रहा है और इसका विस्तार हो रहा है। जब हम गैस में टेम्परेचर दे रहे हैं तो गैस का आयतन बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। लेकिन जब हम फ्लूइड पे टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसके आयतन में बहुत कम वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं प्रेशर। जब हम गैस पे प्रेशर देते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, संपीड़ित होता है, यानी सिकुड़ता है। तो जब हम गैस पे प्रेशर देंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, संपीड़ित होगा, सिकुड़ेगा, वो कम होगा। लेकिन जो फ्लूइड पे क्या होगा, जब फ्लूइड पे आप प्रेशर देंगे तो फ्लूइड के वॉल्यूम में बहुत क्या होगा, बहुत कम वेरिएशन होगा। ठीक है, तो एक तरह से आपने जान लिया कि गैस और फ्लूइड पे टेम्परेचर और प्रेशर देने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। पहले टॉपिक के बारे में हम लोग क्या कर लिए, जान। ठीक है, यानी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लूइड में तापमान और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर का जो वेरिएशन होता है बहुत ही कम होता है। यानी एक तरह से फ्लूइड पे तापमान और दाब का प्रभाव जो पड़ता है वो बहुत कम पड़ता है। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड पे तापमान और दाब का प्रभाव यानी टेम्परेचर और प्रेशर का जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में पहले टॉपिक के बारे में जाने। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, डेंसिटी। जो हमारा दूसरा टॉपिक है डेंसिटी। अब देखिए, डेंसिटी को जो हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, वो करते हैं रो से। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, और रो बराबर होता है, रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एक मास अपॉन वॉल्यूम मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। m/v का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सर मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है,
अगर आप इसका डिफिनीशन अगर हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, ठीक है, जितना द्रव्यमान आता है वही उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, कह सकते हैं किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान आता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, घनत्व। और घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, तो रो से डिनोट करते हैं। और रो बराबर क्या होता है, m/v। क्लियर। अब देखिए इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, या फिर एमकेएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है, इसका रो का, SI सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में जो रो का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब आप कहेंगे कैसे, जो द्रव्यमान है वो क्या है, द्रव्यमान है। तो एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान को हम किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम। जो हम द्रव्यमान को एमकेएस सिस्टम में किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम। तो किलोग्राम को हम डिनोट कर सकते हैं केजी से। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं केजी से। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में वॉल्यूम को किसमें मेजर करेंगे, मीटर क्यूब में। एक तरह से किलोग्राम अपान क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, क्या, वॉल्यूम। तो इस तरह से इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी एसआई और एमकेएस सिस्टम में, ठीक है, जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सारे मैटर की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, जनरली ये चीजें सबको जानना चाहिए। देखिए, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर। अब देखिए, अब कोई पूछा है ये तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है, हमको बताइए लीटर में बताइए, हमको आप लीटर में बताइए। तो ये चीज, एक चीज आप लोग जान लीजिए, ठीक है, एक चीज आप लोग जान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, और 1 लीटर में हम आपसे पूछे कितने ml होता है, हम आपसे पूछे हैं 1 लीटर में कितने ml होता है। ये चीजें जान लीजिए, अभी आगे जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कि 1 लीटर में सर 1000 ml होता है, 1000 ml। क्लियर। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपका ये हो गया 1000 किलोग्राम बटे 1000 लीटर। तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि 1000 से 1000 तो कट गया, तो आपका 1 किलोग्राम प्रति लीटर, यानी आपका जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है लीटर में वो 1 किलोग्राम प्रति लीटर होता है। लगभग माना जाता है अगर किसी बोतल में अगर आप 1 लीटर पानी भरें तो अगर उसका वेट करेंगे तो 1 किलोग्राम आता है। इस हिसाब से
अगर हम देखें तो अगर 1 लीटर का बोतल है और उसमें पानी भरें, 1 प्रति लीटर है, इसका मतलब 1 लीटर का जो वेट होगा, जो क्या होगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। अब देखिए, अब बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 1000 ग्राम होता है। तो अगर यहाँ पे हम 1000 कर दें और हम आपसे कह दें कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो आप कहेंगे कि 1000 ml होता है। तो अगर हम 1000 से 1000 काट दें तो क्या होगा, 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml। और एक चीज आप लोग और जान लीजिए कि 1 ml बराबर जो होता है वो होता है 1 cc। cc मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, cc मीन्स 1 cc बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1 ml बराबर कितना हुआ, 1 cc। तो क्या यहाँ पे ml की जगह cc लिख सकते हैं? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर वाटर की जो डेंसिटी होगी वो 1 ग्राम प्रति cc भी होगी। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी आपका एमटीएस यूनिट 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी होगा, 1 किलोग्राम प्रति लीटर भी होगा और 1 ग्राम प्रति सीसी भी होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डेंसिटी, ये तो हो गया डेंसिटी। डेंसिटी आप लोग समझ गए होंगे, एक बार और रिवीजन कर देते हैं। डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, रो से। डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। रो बराबर क्या होता है, m/d। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, यानी ऐसे हिंदी में डिफिनेशन लिखना मत लिखेंगे कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, और डेंसिटी रो से डिनोट करेंगे और रो बराबर होता है m/v। और एसआई या एमटीएस सिस्टम में जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपका जो दूसरा प्रॉपर्टी था डेंसिटी को क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, तीसरा प्रॉपर्टी था स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। अब देखिए स्पेसिफिक वेट को हम लोग दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो आप गामा से डिनोट करिए या तो स्मॉल w से डिनोट करिए। या तो आप स्मॉल w से डिनोट करिए या तो आप गामा से डिनोट करिए। ठीक है, स्पेसिफिक वेट को या तो आप w से डिनोट करिए या तो आप गामा से डिनोट करिए। तो हम लोग किससे डिनोट करें, चलिए स्मॉल w से ही डिनोट करेंगे। स्मॉल w बराबर होता है, स्मॉल w बराबर होता है w/v। w/v मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक वेट। वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वेट। और स्पेसिफिक वेट को किससे डिनोट कर रहे हैं, w से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बताना है कि इसका हिंदी में डिफिनीशन क्या होगा तो आप कह सकते हैं किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान आयतन में, सॉरी किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान आयतन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वेट बोल सकते हैं हिंदी में इसका डेफिनेशन।
हिंदी में डिफिनेशन देंगे तो क्या बोलेंगे, कहेंगे किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान आयतन में उसका क्या कहलाएगा, सॉरी गलती हो गया, आई एम सॉरी। आप कहेंगे, ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को, यानी एकांक आयतन में जितना भार आता है उसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक वेट। सॉरी, हम लोग आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम का डेफिनेशन बताने लगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट का क्या होगा, मैंने क्या बोला, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वेट बोलेंगे, यानी एकांक आयतन में जितना भार आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वेट बोलेंगे। और किससे डिनोट करेंगे, W से। इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट जो होगी वो होगा यूनिट क्या होगी, वेट है, भार है। तो जब भी आप इसको मेजर करेंगे या तो न्यूटन में करेंगे या तो किलो न्यूटन में। तो अगर हम मान लीजिए न्यूटन में मेजर करते हैं, भार को किसमें मेजर करेंगे, न्यूटन में करेंगे या तो किलो न्यूटन में करेंगे। तो वेट जो भार है इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और v क्या है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को किसमें मेजर करेंगे, मीटर क्यूब। इसकी जो यूनिट होगी, इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। न्यूटन प्रति मीटर क्यूब या किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, ठीक है। इसका डिफिनीशन कैसे हुआ, एकांक आयतन में जितना भार आता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। यानी क्या, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक वेट बोल रहे हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल w से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगा न्यूटन प्रति मीटर क्यूब या किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि वेट को हम मेजर करेंगे न्यूटन में या किलो न्यूटन में, और वॉल्यूम को मेजर करेंगे मीटर क्यूब में। इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। क्लियर। अब देखिए, अब हम आपसे एक चीज पूछें कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। कोई हमको बता, ठीक है। अब हम आपसे क्या डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मास का हिंदी होता है द्रव्यमान और वेट का हिंदी होता है भार, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए, जो मास होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मैटर है, इसका वेट है 100 किलोग्राम, ठीक है। तो जो मास होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी अगर इसका मास 100 किलोग्राम है तो ये चीज नहीं होगा, इसको कहीं पे भी लेके जाइए, पृथ्वी पे लेके जाइए, चंद्रमा पे लेके जाइए, कहीं पे भी लेके जाइए, इसका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। लेकिन इसका वेट डिफरेंट प्लेस पे जब ले जाएंगे, पृथ्वी पे ले जाएंगे तो इसका वेट कुछ और रहेगा, चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो इसका वेट कुछ और रहेगा। क्यों, क्योंकि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन आपका जो वेट होता है, लेकिन जो आपका जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। वो कांस्टेंट, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। मास जो आपका है वो क्या है, क्वांटिटी को शो करता है, मास आपका क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है।
और मास क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ जी नहीं लगा हुआ है, लेकिन वेट के साथ जी यानी गुरुत्वीय त्वरण लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये पृथ्वी, मान लीजिए कि ये पृथ्वी अर्थ, ठीक है, मान लीजिए क्या है, अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर मान लीजिए कि कोई मैटर है, कोई मैटर है जिसका वेट m है, तो पृथ्वी क्या करेगी, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करेगी, इसको आकर्षित करेगी अपनी तरफ, यानी इसमें क्या होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, इसमें क्या करेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, इस पे, इस एफ पे, तो इसीलिए इस मैटर का जो वेट होगा वो होगा W बराबर आप पढ़े होंगे mg, और m क्या है, मास है, और मास कितना है, 100 है, ठीक है, और जो g का मान होता है पृथ्वी पे, अर्थ पे, वो कितना लेते हैं हम लोग, 9.81, ठीक है, यही तो होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, उसको हम से करके 10 लेते हैं, 9.81 को हम लोग से करके कितना 10 ले लें, तो लगभग जो हमारा आएगा वो आएगा, लगभग जो हमारा आएगा वो आएगा क्या, 100 न्यूटन, ठीक है, लगभग कितना आएगा, 100 न्यूटन। अब देखिए, जो मास की यूनिट है और वेट की जो यूनिट है, तो मास को हमेशा मेजर करेंगे किलोग्राम में, और वेट को हमेशा मेजर करेंगे न्यूटन या तो किलो न्यूटन, या तो न्यूटन में मेजर करेंगे या तो किलो न्यूटन मेजर करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मास आपका कांस्टेंट था, लेकिन वेट मैंने बोला कि क्या होगा, वेरिएबल है, चेंज कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जी काम करता है। तो अभी हमने जब 100 किलोग्राम का जो आपका क्या था, मैटर था, जो पदार्थ था, उसका जब हमने पृथ्वी पे जब उसका भार निकाला तो कितना आ रहा, 1000 न्यूटन आ रहा, जबकि इसका मास कितना था, 100 किलोग्राम था, इसका मास कितना, 100 किलोग्राम था। अब मान लीजिए हम कहें कि इस मास का, इस 100 किलोग्राम का चंद्रमा पे बताइए इसका भार कितना होगा। तो आपको पता है क्या पता है कि चंद्रमा पे जो जी काम करता है वो यानी जो गुरुत्वीय फोर्स जो मून पे काम करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी के काम करता है उसका 1/6 होता है वहां पे। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका वेट पृथ्वी पे कितना था, 100 न्यूटन या 1000 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा पे जो वेट होगा, उसका 1000 का बाय जब 6 कर देंगे जो आएगा, ठीक है, वो इसका वेट, ये जो वेट होगा जब 1000 में 6 से भाग दे देंगे तब जो ये जो वेट आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे वेट होगा, वो चंद्रमा पे होगा। यानी जो पृथ्वी पे जो भी भार है, अगर उसको उठा के हम लोग मान लीजिए कि कोई वस्तु है पृथ्वी पे, अगर इसका वेट अगर 1000 न्यूटन है, कोई वस्तु है, कोई मैटर है पृथ्वी पे, अगर उसका वेट, अर्थ पे उसका वेट अगर 1000 न्यूटन है, तो अगर आप उसको जब चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो उस 1000 को 6 से भाग दे देंगे, अब जो आएगा उतना वेट होगा कहाँ पे, चंद्रमा पे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण जो काम करता है वो पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है उसका 1/6 वहां पे काम करता है, ठीक है। इसीलिए
ठीक है, इस तरह से आप क्या मास और वेट में क्या डिफरेंस है ये आपने क्या कर लिया, जान लिया। ठीक है, अब एक चीज आपको और बता देते हैं, एक चीज हम आपको और बता देते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं, कोई पूछता है कि 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। आप क्या कहेंगे, 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। अब कोई कहे आपसे 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होते हैं, 9.81 न्यूटन होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर 1 न्यूटन बताना हो कितने किलोग्राम है, तो आप कहेंगे 1/9.81 किलोग्राम होगा। 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन, 1000 न्यूटन। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन, 9.81 न्यूटन। और 1 न्यूटन में 1/9.81 किलोग्राम। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे 1000 ग्राम। ठीक है, आप कहेंगे 1000 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्लूइड के प्रॉपर्टी के 3 प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर लिए। क्या क्या हमने पहला स्टडी क्या किया कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है फ्लूइड पे, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा पढ़ लिया डेंसिटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया। तीसरा प्रॉपर्टी हमने स्पेसिफिक वेट के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, इसके आगे के जो भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।